हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चोग। अब तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स तो क्लियर हो गए होंगे। आज हम उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो सीखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना। पहले हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है। अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको मालूम है कि उसकी जो पावर मीन जो उसकी डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। और यहाँ पर हम सिंगल वेरिएबल के साथ डील करते हैं। और जहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पहले भी स्टडी की है। इट हैज़ टू बी ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a b c कॉन्स्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल की वैल्यू को निकालना ही माना जाता है कि हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब जो भी आपको इक्वेशन दे दी जाएगी उस वेरिएबल की वैल्यू के निकालने के मेथड को ही बोला जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। और ये मेथड जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक नहीं है, 3 मेथड है, जिसमें पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन, सेकेंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर और थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम इन तीनों मेथड को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, हमें इसके साथ कैसे डील करना है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ना आते हुए इसके स्टेप्स को पहले स्टडी करूंगी, जो इसका एल्गोरिदम फॉलो होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन को कैसे मूव करना है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब हम फैक्टराइजेशन की मेथड की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है राइट द गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन या तो आपको डायरेक्ट मिली होगी या फिर आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम दे दी जाएगी, उसमें आपको इक्वेशन को फॉर्म करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस फॉर्म की थी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाया जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि राइट द गिवन इक्वेशन, चाहे इक्वेशन गिवन है या हमने बनाई है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कई बार क्या होता है, इक्वेशन हम जो बनाते हैं या जो हमें मिली होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती है, उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको मालूम ही है क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे x हम वेरिएबल लेते हैं और a b c हम कांस्टेंट लेते हैं। ब्रैकेट में स्पेशली यहाँ पे मेंशन्ड है इफ इट्स नॉट गिवन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब स्टेप 1 को हम तभी टच करेंगे, तभी हम अप्लाई करेंगे जब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड में नहीं है। चलो अगर स्टैंडर्ड में नहीं है, हमने उसको स्टैंडर्ड में कर लिया। स्टैंडर्ड में करने के बाद हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली है, इक्वेशन है x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रही है, अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाती है तो हम स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, ए बी सी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होती है हमारी ए बी सी की वैल्यू? ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ टर्म जहाँ पे उसकी पावर 2 है, मतलब हम x² की बात करेंगे। x² के आगे अगर कोई नंबर नहीं है वो कंसीडर होगा 1। सेकेंड हमें निकालनी है b हमारा कोफिशिएंट है उस वेरिएबल का जिसकी पावर 1 है। पावर 1 मतलब यहाँ पे मिडिल टर्म हमें दिख रही है, 3 टर्म्स है, मिडिल टर्म हमें x दिख रही है तो उसका कोफिशिएंट है 5। तो हम b की वैल्यू क्या लिखेंगे, 5। c हमारी कांस्टेंट टर्म, तीनों टर्म में हमारा जो 6 है वो कांस्टेंट टर्म है, मतलब 6 विल बी द वैल्यू ऑफ c। हमारा यहाँ पे स्टेप नंबर 1 खत्म होता है। क्या करना है, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, अगर है तो ठीक है। उसके बाद क्या करना है, a b c की वैल्यूज़ को शो करना है, जो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। किसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, a एंड c का। a क्या है यहाँ पर, इस एग्जांपल में a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 6 है। तो जो भी आपको a एंड 6 की जो वैल्यूज़ मिल रही हैं आप उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा, a इंटू सी। a इंटू सी मीन्स 1 इंटू c की वैल्यू क्या है, 6। हमने ये कर दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल लिया ए एंड सी का। प्रोडक्ट निकालने के बाद उन्होंने बोला एंड राइट इट मतलब ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है एज अ सम ऑफ इट्स
टू फैक्टर्स, मतलब इस प्रोडक्ट को निकालने के बाद आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे। इसके फैक्टर कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उन सभी फैक्टर्स को दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे और उसको सम की फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे सच दैट सम इज इक्वल टू बी। बी मतलब क्या हुआ, हमारा मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, जो हम यहाँ पे 5 दिखा चुके हैं। तो करना क्या है, हमें AC का जो प्रोडक्ट 6 आया है इसके हमें फैक्टर्स निकालना है। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, 6 इज इक्वल टू ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आया, तो मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ। 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 हमें क्या देगा, 6। तो 6 के अगर दो फैक्टर 1 एंड 6 आए हैं, अब इसको हम ऐड करेंगे। 1 एंड 6 को हम ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 7। वो क्या होना चाहिए, सच दैट द सम इज इक्वल टू बी। बी हमारा है 5। तो क्या 1 इंटू 6, जो हमने दो फैक्टर्स यहाँ पे दिखाए हैं, क्या 1 इंटू 6 इन दोनों को ऐड करके हमें मिडिल टर्म मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो ये जो फैक्टराइजेशन है यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। फिर हम 6 के और फैक्टर्स की बात करते हैं। 6 ये भी बोला जाता है कि 2 इंटू 3, अगर ये 2 इंटू 3 है, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। 2 इंटू 3 हमें 6 दे रहा है, लेकिन 2 प्लस 3 हमें क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, जो कि हमारे इस मिडिल टर्म, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ हमारा ये लीनियर वेरिएबल है उसका जो वैल्यू है उसके साथ इक्वल हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्टेप की हम बात करें तो जो प्रोडक्ट है A एंड C का, उसको हमने दो फैक्टर में ब्रेक किया, 2 एंड 3। इस तरह से ब्रेक करना है, उन नंबर्स के साथ ब्रेक करना है कि उनका सम हमारे मिडिल टर्म से बराबर होना चाहिए, और वो बराबर है। तो अगर वो बराबर है तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरह से लिखेंगे कि वो उसके सम की फॉर्म में आ जाए। तो देखते हैं कैसे होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे, जो हमारा 5x है उसको हम तोड़ देंगे। हम उसको इस तरह से तोड़ेंगे दो नंबर में कि उन दोनों का सम वापस हमें 5x मिले, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जो हमारा आएगा वो A इंटू सी का प्रोडक्ट, और A इंटू सी का प्रोडक्ट जैसे मैंने अभी आपको दिखाया वो क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 5x को हम कैसे ब्रेक करेंगे, हम ब्रेक कर सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमने क्या किया, 5x को ब्रेक कर दिया, 5x को स्प्लिट कर दिया। किन दो नंबर में स्प्लिट किया, 3x एंड 2x में स्प्लिट किया, क्योंकि स्प्लिटिंग के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों को ऐड करके 5x मिल रहा है। और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 3 इंटू 6, ये 6 क्या है, A और C का प्रोडक्ट जो हम पहले दिखा चुके हैं 6। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। स्टेप नंबर 3, जैसे उन्होंने बताया स्प्लिट बी एज द सम ऑफ फैक्टर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। जो फैक्टर्स हमने दिखाए थे 2 एंड 3, उसको स्प्लिट करके दिखा देना, वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। आगे देखते हैं अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप है ग्रुप द टर्म्स इन LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उनमें हमें क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। हमें यहाँ 4 टर्म्स दिख रही है, इस तरह से ग्रुपिंग करनी है सो दैट वी कैन फाइंड द फैक्टर्स। तो हम यहाँ ग्रुपिंग करने स्टार्ट करते हैं। ग्रुपिंग कैसे करेंगे, 4 टर्म्स है, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड को एक साथ रख दिया, 2x प्लस 6 को एक साथ रख दिया। ग्रुपिंग हमें ऐसे करनी है कि दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकले। एक्स स्क्वायर प्लस 3x की बात करें तो यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, कॉमन क्या है, x। अगर x कॉमन है तो अंदर हमें क्या मिलेगा, इस x स्क्वायर का एक x बाहर आ गया तो अंदर हमें मिलेगा x, प्लस 3x का एक x अगर बाहर आ गया तो हमें अंदर मिलेगा 3। इन दोनों टर्म की बात करें तो इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है, प्लस 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर हमें क्या मिलेगा, x प्लस 3। ये हमारी LHS में हमने आगे फर्दर सॉल्व किया, इक्वल टू 0, RHS हमारा 0 ही रहेगा। जब भी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं और कॉमन निकाल रहे हैं, कॉमन निकालने के बाद आप एक चेक लगाएंगे यहाँ पे कि जो ब्रैकेट की टर्म्स हैं वो सेम आनी चाहिए, और यहाँ पर सेम आ रही है। अगर सेम आ रही है इसका मतलब हमने जो भी कैलकुलेट अभी तक किया है वो ठीक की है, जो हमारी स्प्लिटिंग हुई है मिडिल टर्म की वो ठीक हुई है। इस फैक्टराइजेशन मेथड को हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी कहते हैं, क्योंकि हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है इन द फंक्शन और इन द फॉर्मेशन ऑफ, इस तरह से स्प्लिट किया है कि वो फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए।
आगे अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, x+3 इसके पास भी है, x+3 इसके पास भी है, तो x+3 कॉमन आ जाएगा। अगर x+3 कॉमन आया, बाहर गया, तो अंदर यहाँ से हमें x मिलेगा, प्लस इसका x+3 अगर बाहर आया तो अंदर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x+2 इज इक्वल टू 0। हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पे फैक्टर्स निकाल चुके हैं। अगर हमारे पास फैक्टर्स आ गए, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे वो देखते हैं। स्टेप नंबर 5, ये हमारा लास्ट स्टेप रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। नाउ इक्वेट ईच फैक्टर, ये जितने भी फैक्टर्स आए इनको इक्वेट करना है। किसके साथ करना है, ज़ीरो। ज़ीरो के साथ क्यों करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारा ज़ीरो है। इस तरह से इक्वेट करना है ताकि हमारे रूट्स निकल जाएं। अब ये रूट्स का मतलब क्या होता है, हमने क्वेश्चन में क्या किया है, फैक्टराइजेशन मेथड हम क्यों लगा रहे हैं, हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होने का मतलब ही यही है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, और जो x की वैल्यू होती है वो रूट्स होते हैं। मतलब फाइनली हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसको आप रूट्स बोलो, x की वैल्यू बोलो, या फाइनली सॉल्यूशन बोलो, ये सब बातें एक ही हैं। तो अगर मैं इसको इक्वेट करती हूँ तो इक्वेट कैसे होगा, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एक बार x+3 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, और एक बार x+2 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, x की वैल्यू यहाँ पे 3 अगर उधर जाएगा तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, -3 इस केस में, और x+2 में 2 वहाँ जाएगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। तो उस इक्वेशन के हिसाब से x² + 5x + 6 अगर हम ये फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं इन 5 स्टेप्स की हेल्प से, तो फाइनली हमें जो आंसर मिल रहा है, जो सॉल्यूशन मिल रहा है, जो रूट मिल रहे हैं और जो वैल्यू मिल रही है x की, वो है फाइनल आंसर x = -3, x = -2। यहाँ पे एक बात और नोटिस करने वाली है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है पॉलिनोमियल चैप्टर में, हमने इसके ग्राफ भी बनाए हैं। अगर आपको याद होगा, हमने ग्राफ इसके कुछ इस तरह से बनाए थे, पैराबोला शेप में, मे बी इन्वर्टेड यू और ये वाला यू। अगर ये एक्स एक्सिस से टच हो रहा था तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि 2 पॉइंट पे टच करेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होंगे, और वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। कुछ केसेस में 1 सॉल्यूशन भी मिलेगा, कुछ केसेस में सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, वो हम इस चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा डिस्कशन जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड पे है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमें ये 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं ताकि हमारे डाउट्स वहाँ पे ना रहें। तो क्या है हमारे क्वेश्चंस, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने शो किया है, सॉल्व x² - 14x + 24 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको देखने से ही क्लियर हो रहा है कि जो हमें इक्वेशन दी गई है वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है। वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पावर आपको दिख रही है 2 है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि ax² - bx + c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी भी वहाँ पर होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था, हमें गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। अगर नहीं है, बट ये ऑलरेडी है तो हमें लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये है तो वहाँ पर हम फ्रेम करेंगे, फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स a, b and c। तो देखते हैं वैल्यू ऑफ a, b, c क्या है। इक्वेशन है हमारे यहाँ पे x² - 14x + 24 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर वैल्यू ऑफ a किसकी वैल्यू होती है, x² के कॉफिशिएंट। x² का कॉफिशिएंट आगे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। b मिडल टर्म का कॉफिशिएंट, मिडल टर्म हमारी -14x है, तो मिडल टर्म के हिसाब से कॉफिशिएंट यहाँ क्या बनेगा, -14। और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमें दिख रही है, वो क्या है, 24। स्टेप नंबर 1 हमारा यहाँ पे हो चुका है। स्टेप नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म
मतलब कि कॉफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट 1 आया, लास्ट टर्म मतलब कांस्टेंट का 24, इन्हें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये पोर्शन हम रफ में दिखा सकते हैं, और जो फाइनल हमारे स्टेप फॉर्मेशन है, जो हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की थी, वो हम यहाँ दिखा सकते हैं। तो यहाँ रफली अगर मैं देखूँ ए इंटू सी मीन्स 1 इंटू 24, तो ए और सी का जो प्रोडक्ट है वो 24 आ चुका है। अब इस प्रोडक्ट के हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो मल्टीपल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली ये क्या होगा, अगर मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ, 2 12s आर 24, 2 6 आर 12, 2 3s आर 6 एंड नाउ 3 1s आर 3। तो 24 के फैक्टर्स हमने यहाँ 4 फैक्टर्स निकाल लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 3 24 आ चुका है। अब ये सारे फैक्टर्स को 2 नंबर में हमें चेंज करना, 2 नंबर में के कॉम्बिनेशन में लेना है। वो 2 नंबर जिसको ऐड करके क्या मिलना चाहिए, -14 मिलना चाहिए। तो अगर मैं लेती हूँ ये सिर्फ अकेला नंबर 2 और इनको कंबाइन करती हूँ, तो ये तो रह गया 2, कंबाइन किया, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 एंड 2 की अगर हम बात करें, 12 एंड 2 को ऐड करके क्या मिल रहा है, क्या हमें 14 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। और अगर 12 को हम यहाँ पे इंटू 2 करें तो 24। तो क्लियरली हमें पता लग रहा है कि सारे फैक्टर्स को 2 के कॉम्बिनेशन में लेंगे, इस तरह से लेंगे कि ऐड करके आना चाहिए 14। तो 12 एंड 2 को मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, मिल जाएगा 14, लेकिन यहाँ पे हमें 14 नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें b की वैल्यू क्लियरली दिख रही है -14। तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -14। तो ऐड करके 12 एंड 2 को कैसे ऐड करें कि -14 आए, तो समझ में आपको आ गया होगा। 12 एंड 2 को ऐड नहीं करना, -12 और -2 को ऐड करना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर -12x माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम स्टेप नंबर 3 को यूज़ कर चुके हैं। आप पीछे एक बार वीडियो को लेके जाके आप सारे स्टेप्स देख सकते हैं और फिर यहाँ पर आके मूव करके कंपेयर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या था, स्प्लिट द मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या है हमारी, b। ये इस तरह से स्प्लिट करना 2 नंबर में जिसको सम करके -14 आए। तो यहाँ पे -12x एंड -2x हमें देगा -14x, और -12 इंटू -2 दोनों माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और 12 इंटू 2 24, जो कि हमारा ए और सी का प्रोडक्ट है। मतलब हम ठीक चल रहे हैं। तो एक बार हमने स्प्लिट कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट था हमें ग्रुपिंग करनी है। तो अगर मैं ग्रुपिंग करती हूँ, एक्स स्क्वायर -12x एंड -2x प्लस 24, और कॉमन निकालने की कोशिश करती हूँ, तो देखते हैं कि हमें अंदर ब्रैकेट में क्या मिल रहा है। तो एक्स स्क्वायर -12x का कॉमन x है, अंदर हमें मिलेगा x -12, -2x प्लस 24, अंदर माइनस चाहिए, इस ब्रैकेट में भी अंदर माइनस चाहिए। तो बाहर मैं क्या करूँ कि अंदर माइनस हो, यस यू आर राइट, बाहर हम माइनस ले लेते हैं। एंड 2 एंड 24 में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 भी मैंने बाहर ले लिया। तो अंदर -2x का -2 बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या मिलेगा, x। बाहर यहाँ माइनस है, अंदर प्लस है, तो साइन चेंज हो जाएगा। एंड -2 बाहर है, अंदर 24 है, तो अंदर हमें लिखना होगा 12 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, ग्रुपिंग के बाद कॉमन निकाले। आप इसी स्टेप में एक बार पॉज लेंगे और चेक करेंगे कि दोनों ब्रैकेट वाली जो टर्म्स हैं, जो अंदर हमें नंबर्स दिए हैं, वो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम है मतलब आपकी सारी कैलकुलेशंस ठीक है, नहीं तो आप दोबारा चेक करेंगे अगर यहाँ पर डिफरेंसेस आते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन पूरे में से कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। x -12 इस टर्म के पास भी है, x -12 इस टर्म के पास भी है, तो x -12 कॉमन आ जाएगा। x -12 कॉमन आ गया, तो इस पूरी टर्म में x बचा हमारे पास, और इस पूरी टर्म में -2 बचा, इज इक्वल टू 0। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, ये हमारा स्टेप नंबर 4 है। इस स्टेप में हमने क्या किया, फैक्टर्स निकाले। फैक्टर्स कैसे निकाले, ग्रुपिंग करके, कॉमन निकाल के। फैक्टर्स आ चुके हैं, अब हम स्टेप नंबर 5 में आएंगे, फाइनल स्टेप में आएंगे। फाइनल स्टेप में क्या करना है, इन फैक्टर्स को 0 के साथ इक्वेट करना है। तो इक्वेट करते हैं, यहाँ सेपरेट कर देते हैं। x -12 को भी 0 के साथ लिखा जाएगा,
और x माइनस 2 को भी 0 के साथ इक्वेट करके लिखा जाएगा। स्टेप नंबर 5 में फैक्टर्स को 0 के साथ इक्वेट करके रूट्स निकालने हैं, सॉल्व करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप x की वैल्यू -12 जब उधर जाएगा तो ये +12 मिलेगा और -2 जब उधर जाएगा तो +2 मिलेगा। तो ये इस इक्वेशन का फाइनल आंसर है। हमने सॉल्व करके x की वैल्यू दिखानी है जो कि वैल्यू है 12 and 2। दो वैल्यूज़ क्यों आई है? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम फैक्टराइजेशन के ऊपर ही। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ बात हो रही है। अब ये थोड़ी डिफरेंट फॉर्म में है, रूट्स की फॉर्म में है, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स किया हुआ है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और हो जब हमारे रूट्स के नंबर आ जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ आप देख सकते हैं 4√3x² + 5x - 2√3 इज इक्वल टू 0 एंड बाय विच मेथड? द मेथड इज सेम, मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। वही 5 स्टेप्स को हम फॉलो करके सॉल्व करके दिखाएंगे। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यूज़ निकालेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की वैल्यू या 2 होंगी या 1 होगी या कोई भी वैल्यू नहीं भी हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू 2 होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट करूँगी, ये जो वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक से हमें क्लियर होती है, लेकिन एक्चुअली कैसे पता लगेगा वो इस चैप्टर के एंड में हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग 5 स्टेप्स जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। तो स्टेप नंबर 1 क्या था? गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ 4√3x²। ध्यान रहे वेरिएबल रूट से बाहर है, अगर वो अंदर हो जाएगा तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। प्लस 5x - 2√3 इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ। वो पहले से ही है तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद रफली हम क्या करेंगे? ABC की वैल्यू लिखेंगे। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली a की वैल्यू मतलब x² का जो कॉफिशिएंट है वो है 4√3। b की वैल्यू जो हमारी मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म 5x है तो कॉफिशिएंट बनेगा x का 5, मतलब b हमारा होना चाहिए 5। और c हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है? -2√3। -2√3। स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा। स्टेप नंबर 2 में हमें a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो a इंटू सी हमें क्या देगा? 4√3 इंटू 2√3। 4 इंटू 2 8, √3 इंटू √3 आपको मालूम है √9, और √9 क्या होता है? 3। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3, ये हमें देगा 24। हमने प्रोडक्ट कर लिया। अब इस 24 के फैक्टर्स निकाले जाएंगे। फैक्टर्स कई सारे हो सकते हैं बट हमें वो 2 फैक्टर्स लेने हैं जिसको सम करके हमें क्या मिलना चाहिए? 5x। तो 24 को अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 12s, देन 2 6s, देन 2 3s। तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स मिले? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, लेकिन 4 नहीं 2 में हमें कन्वर्ट करना है। तो कोई 2 में कन्वर्ट करूं, अगर मैं 2 को अलग रख दूं एंड 2 एंड 3 को अलग रख दूं तो ये बन जाएगा 2 and 12। 2 and 12 को अगर मैं ऐड करूं तो वो हमें देगा 14, जो कि मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं हो रहा। फिर हम कुछ और कॉम्बिनेशन लेते हैं। 2 इंटू 2 4 अलग लेते हैं, 2 इंटू 3 6 अलग लेते हैं। तो 4 इंटू 6 क्या होता है? 4 इंटू 6 24 होता है एंड 4 + 6 10 होता है। क्या वो मिडिल टर्म के इक्वल है? नहीं है। कुछ और कॉम्बिनेशन लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 ले लेते हैं हम, जो कि देगा 8 एंड 8 इंटू 3 क्या होता है? 24। 8 + 3 क्या होता है? 11, जो कि 5 नहीं है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, एडिशन में हम एडिटिव इन्वर्स भी ले लेते हैं तो ज़रूरी नहीं आप ऐड करो, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो 8 + 3 11 दे रहा है, जो आपको यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन 8 - 3 5 दे रहा है। तो हम 8 and 3 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं और एडिटिव इन्वर्स के साथ लेंगे ताकि हम सब्ट्रैक्शन को शो कर पाएँ। तो कैसे लेते हैं वो देखते हैं। 4√3x²
अब हमें 5x को ऐसे स्प्लिट करना है एडिटिव इन्वर्स के साथ कि वो हमारा कॉम्बिनेशन बने 8 and 3 का, क्योंकि 8 into 3 हमें क्या देगा, 24 देगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पे a की वैल्यू 4√3 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू -2√3 है, तो यहाँ पे -2√3 के अकॉर्डिंगली -24 मिलना चाहिए। सो a इंटू सी 24 नहीं है, -24 है। तो हमें कुछ ऐसे नंबर लेने हैं, दो नंबर लेने हैं, एक को पॉजिटिव रखना है, एक को नेगेटिव रखना है, और वो क्लियरली पता लग रहा है 8 and 3 में एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तो फाइनली हमें सब्ट्रैक्शन ही मिलेगी। और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या मिलना चाहिए, 5, क्योंकि 5 प्लस के साथ है तो क्लियर यहाँ हो रहा है कि बड़ा नंबर प्लस होना चाहिए। सो ये होगा प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब 8x एंड 3x को ध्यान से देखें, ये 8x माइनस 3x है जो ऐड होने के बाद 5x देगा, और 8x इंटू माइनस 3x 8 इंटू -3 मल्टीप्लाई होके देगा -24। ये 24 नहीं था, ये -24 था, क्योंकि c की वैल्यू नेगेटिव थी। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमारा सेट हो रहा है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करके कॉमन देखेंगे। वो कॉमन वाली टर्म अगर सेम है तो वहाँ हमें क्लियर हो जाएगा कि हम करेक्ट चल रहे हैं नहीं। तो ग्रुपिंग करते हैं, 4√3x² प्लस 8x की ग्रुपिंग कर दी, -3x माइनस 2√3 की हमने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी। तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, 4 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, 4x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हमें क्या मिलेगा, √3x प्लस 2। यहाँ पे अगर हम बात करें तो माइनस माइनस दोनों में कॉमन आएगा, माइनस कॉमन ले लिया, इसके पास 3 है, इसके पास √3 है। 3 बेसिकली √3 इंटू √3 होता है, क्योंकि √3 इंटू √3 √9, और √9 मतलब 3। तो 3 को हम एज्यूम कर सकते हैं माइंड में, √3 इंटू √3। तो इसके पास √3 2 बार है, इसके पास √3 1 बार है, तो एक बार कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या मिला, 3 में से जो √3 इंटू √3 किया, √3 बाहर आ गया, तो अंदर क्या मिला, बचा हुआ √3x, बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, √3 अगर बाहर है तो अंदर हमें क्या मिला, 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो ये ब्रैकेट्स की टर्म सेम है, मतलब हमने अभी तक ठीक किया। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन है √3x प्लस 2। अगर ये कॉमन है तो इस पूरे टर्म में क्या बचा, 4x। यहाँ से ये हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ हमें क्या मिला, -√3 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, फैक्टर्स हमें मिल चुका है, फैक्टर्स को 0 के साथ इक्वेट करना है और यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। निकालते हैं हम यहाँ पर, ये होगा √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये होगा 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। हमें मिलेगा ये x इज इक्वल टू 2 उधर जाके -2, √3 उधर जाके अपॉन। तो ये हमारा x का पहला रूट आ चुका है, x की पहली वैल्यू आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन आ चुका है। नेक्स्ट में इस साइड अगर हम देखें, ये हमें देगा x इज इक्वल टू -√3 उधर जाके प्लस √3, और जब बाद में 4 लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो 2 आंसर्स आ रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट है -2 अपॉन √3 और नेक्स्ट है हमारा √3/4। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मेथड वही रहेगा, फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन इस बार हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी गई, इस बार हमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। तो पहले क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक वैसे ही बनाएंगे जैसा लीनियर में किया था, लीनियर इक्वेशन में। बट लीनियर इक्वेशन के केस में हम क्या करते थे, 2 वेरिएबल लेते थे, 2 इक्वेशन बनाते थे। यहाँ पर हम सिंगल वेरिएबल के साथ जो इक्वेशंस फॉर्म होंगे उनको ऐसा कॉम्बिनेशन देंगे कि फाइनली सॉल्व करके हमें क्वाड्रेटिक ही मिलेगा। एक बार चेक करते हैं कैसे। क्वेश्चन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब अगर दोनों के मार्बल्स को ऐड करें तो टोटल 45 है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अगर दोनों 5-5 अगर उनके गुम हो जाते हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स
दे नाउ हैव, 5 गुम होने के बाद अब जो उनके पास मार्बल्स हैं उनको अगर हम प्रोडक्ट करें मतलब मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा 124. फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद. क्वेश्चन सिमिलर लग रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह, बट वहाँ पर हम 2 वेरिएबल एज्यूम करते थे, यहाँ पर हम एक ही वेरिएबल एज्यूम करेंगे. तो अगर मैं जॉन के मार्बल्स को x ले लेती हूँ तो जीवंती के मार्बल्स क्या होंगे, टोटल 45 है, उसमें से कुछ जॉन को चले गए तो जीवंती को कितने जाएंगे, 45 में से वो माइनस जो हमने जॉन को दे दिया. अगर जॉन के x हो जाएंगे तो जीवंती के क्या होंगे, टोटल माइनस जॉन के, टोटल माइनस x, मतलब 45 माइनस x. कैसे वो देखते हैं. एज्यूम करते हैं हम जॉन के मार्बल से. लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स कैरिड बाय जॉन इज इक्वल टू x. अगर जॉन के पास x है तो फिर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कैरिड बाय अदर पर्सन इज जीवंती, तो उसके पास कितने होंगे, उसके पास होंगे 45 माइनस जॉन, जॉन के कितने हैं x. तो ये हमारी एजम्पशन हो जाती है, जॉन के लिए x हो जाता है, जीवंती के लिए क्वेश्चन के हिसाब से 45 माइनस x हो जाता है. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर दोनों के 5 मार्बल ईच, मतलब दोनों के गुम हो जाते हैं, इफ दे आर लॉस्ट विद 5 मार्बल ईच, मतलब दोनों के 5 मार्बल्स कम हो गए, जॉन के भी कम हो गए, जॉन के कम होने का मतलब x माइनस 5 हो गया. जीवंती के कितने हो गए, 45 माइनस x, तो जीवंती के पास है ही, उसके भी माइनस 5 कर देने हैं. तो दोनों को मैंने ब्रैकेट में दिखा दिया है. -5 हो जाने पे क्या करना है, प्रोडक्ट, जितना उनके पास अब है उसका प्रोडक्ट, दोनों ब्रैकेट के बीच में अगर मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ वो प्रोडक्ट ही माना जाएगा. मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, 124. तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारी इक्वेशन बन जाएगी. अब हमें इसे सॉल्व करना है. अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड लगाऊं तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सॉल्व करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे. तो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं वो देखते हैं. x माइनस 5 को मैं एज इट इज रखती हूँ, 45 माइनस x माइनस 5, 45 माइनस 5 अगर हम करें तो 40 हो जाएगा, और माइनस x इज इक्वल टू 124. अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को खोल रही हूँ, x इंटू इस ब्रैकेट को रखते हैं 40 माइनस x. अब इस ब्रैकेट का x यहाँ ले लिया तो आगे लेंगे हम -5 इंटू 40 माइनस x. राइट हैंड साइड में 124 पहले से ही है हमारे पास. मल्टीप्लाई करें तो x इंटू 40 होगा 40x, माइनस x इंटू x हमें देगा x स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 ये हमें देगा 200, माइनस 5 इंटू माइनस x हमें देगा प्लस 5x इज इक्वल टू 124. फर्दर सॉल्व करते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या मिलेगा. x के टर्म देखते हैं, 40x एंड 5x, ये बन जाएगा 45x, माइनस x स्क्वायर माइनस 200, और ये 124 अगर मैं इधर ले आती हूँ तो माइनस 124 इज इक्वल टू 0. मैं लेफ्ट में क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि RHS हमें 0 चाहिए. फर्दर सॉल्व करते हैं, ये मिलेगा 45x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 माइनस 124 ऐड हो जाएगा, ये हमें देगा -324 इज इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, पहले हायर पावर पहले आएगी, उसके बाद ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता रहेगा. तो उसके अकॉर्डिंगली माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0. इसको अगर x स्क्वायर के कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है, इसको प्लस करना है तो सबके साइन चेंज करने होंगे, तो वो करते हैं यहाँ पर
माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने प्लस एक्स स्क्वायर लिखा तो प्लस 45 हो जाएगा, माइनस 45x माइनस 324 हो जाएगा, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब हमारा स्टेप नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड का स्टार्ट करें तो स्टेप नंबर 1 कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू -45 है और सी की वैल्यू क्या है 324। अब हमने क्या करना है, ए और सी की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। ए 1 है, सी 324 है, तो ए इंटू सी क्या होगा 324। अब इसके फैक्टर्स निकालने के बाद काफ़ी सारे फैक्टर्स को दो कॉम्बिनेशन में इस तरह से लेंगे कि उनको ऐड करके -45 मिलना चाहिए। तो कैसे लेंगे, 324 के अगर मैं फैक्टर्स लेती हूँ, 2 1s are 2, 6 12, 2 2s are 4, then 2 8 1, then 3 2 7, then again 3 9, then 3 3s are 3 1s are। कितने फैक्टर्स मिले, 1 2 3 4 5 6। इन 6 फैक्टर को 2 के कॉम्बिनेशन में इस तरह करना है कि ऐड करके -45 आए। तो कैसे आएगा, यहाँ चेक करते हैं। अगर मैं 2 2s are 4 ले लेती हूँ और बाकी 3 3s are 9, 9 3s are 27 एंड 27 3s are 81, तो 4 और 81 को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कहीं पे भी 45 नहीं मिल पाएगा। आगे चलते हैं, 2 2s are 4, 4 3s are 12, एक बार 12 ले लेते हैं एंड 3 3s are 9, 9 3s are 27। 27 एंड 12 के कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, 27 एंड 12 सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, 9 3 39, कहीं से 45 नहीं बन रहा। आगे हम चलते हैं, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आगे क्या है, 3 3s are 9। अब ये 36 एंड 9 को अगर हम ऐड करें तो कितना मिल रहा है, 6 एंड 9 15, 3 एंड 1 4, 45 मिल चुका है। तो ये हमारे दो नंबर्स आ चुके हैं। बट 36 एंड 9 को कैसे ऐड करें कि -45 हो, ये तभी होगा जब दोनों हमारे नेगेटिव होंगे। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। स्टेप नंबर फर्दर स्टेप में हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे, -45 को लिखेंगे -36, वही दो नंबर्स, -36x -9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ग्रुपिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर -36x और अगर x कॉमन ले तो अंदर हमें मिलेगा x -36। यहाँ ग्रुपिंग करें, -9x प्लस 324, अंदर क्योंकि यहाँ माइनस चाहिए, ये प्लस है तो बाहर माइनस लेना होगा। 9 मैंने बाहर ले लिया कॉमन, तो अंदर हमें मिलेगा x, माइनस बाहर है तो प्लस का हो जाएगा माइनस। 324 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो 9 3s are 27 एंड 32 माइनस 27 5 एंड 9 6 are 54। हमें यहाँ 36 मिल रहा है, आप डिवाइड करके देख लेना, इज इक्वल टू 0। फर्दर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा x -36 कॉमन, x -9 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेट करना है। इक्वेट करते हैं, x -36 को इक्वेट करेंगे 0 से तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 36। दूसरा फैक्टर है x -9, x -9 को अगर हम इक्वेट करेंगे 0 से तो x की वैल्यू मिली 9। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो आंसर्स यहाँ आ रहे हैं, एक 36 एंड 9। तो इस जो वर्ड प्रॉब्लम है, फाइनल जो हमारी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 36 भी आ रही है, x की वैल्यू 9 भी आ रही है। तो एक वर्ड प्रॉब्लम में दो आंसर कैसे हो सकते हैं, हमने इनिशियली एज्यूम किया था जॉन की वैल्यू जो है वो x है। तो अगर मैं x की वैल्यू 36 लेती हूँ तो जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे, 45 माइनस 36, वो हो जाएंगे 9। मतलब अगर आप जॉन के लिए 36 ले रहे हो तो जीवंती 9 आएगा, अगर आप जॉन के लिए 9 ले रहे हो तो जीवंती 36 आएगा। दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हमारी अप्लाई
हो सकती है, दोनों को ऐड करें 36 एंड 9 45 मार्बल्स भी आ रहे हैं। तो फाइनली हम एक नंबर लेके बोल सकते हैं देयरफॉर द मार्बल्स कैरिड बाय जॉन 36 एंड मार्बल्स कैरिड बाय जीवंती इज 9। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। जो फर्दर दो मेथड्स हमारे रह गए हैं उनको हम अपने अगले वीडियो में स्टडी करेंगे, और इन क्वेश्चंस को लेके आपको जो भी डाउट आता है आप वो कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं। तब तक आप रिवाइज करते रहें, मेरे ये जितने भी मेथड्स हैं उनको आगे स्टडी करते हुए।